आज हम बात करेंगे कि प्लांट पानी कैसे एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। प्लांट्स की जो रूट होती हैं अपनी रूट्स की सहायता से ग्रेविटी के अगेंस्ट में कैसे वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसे ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करता है। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे यूकेलिप्टस वगैरह है रोड के किनारे, वो तो बहुत ऊंचे पेड़ होते हैं, कई कई मीटर लंबे, लेकिन तो अभी पेड़ के बिल्कुल टॉप पे मौजूद जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल हरी भरी देखने को मिलती है। तो पानी वहां तक पहुंच कैसे जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक हमारा आता है सॉइल प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंडर में। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो तरीके से जो पानी का मूवमेंट है प्लांट के अंदर वो चलता है। एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल और एक होता है रूट प्रेशर। लेकिन मेनली जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो एक कंटिन्यूस चैनल जो डेवलप होता है प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसकी वजह से होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये पूरा का पूरा ट्रांसपिरेशन पुल हमारा एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती। होता क्या है, धूप पत्ती पे पड़ रही है और स्टोमेटा से लगातार जो पानी है उसका एवोपरेशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। सही है। अब इस ट्रांसपिरेशन की वजह से होगा क्या, एक सक्शन डेवलप होता है ऊपर से, यानी कि पत्तों की साइड से, जहाँ से पानी का लॉस हुआ है स्टोमेटा से, वहाँ पे एक सक्शन डेवलप होता है जिसकी वजह से कंटिन्यूस कॉलम बनता है। इसको ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। टोटल इसके बारे में अभी अच्छे से बात करेंगे क्या है ये, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो है क्या, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है मेन, क्योंकि हम ट्रांसपिरेशन पुल की बात कर रहे हैं और वही मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है पानी के मूवमेंट के लिए और नीचे से पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए ऊपर तक। जो सन है वो ड्राइव करता है एवोपरेशन को एट द लीफ सरफेस, क्रिएटिंग अ पावरफुल पुल दैट रीचेस ऑल द वे डाउन टू द रूट्स। जैसा मैंने बताया कि स्टोमेटा से लगातार पानी का लॉस हो रहा है जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, और उसकी वजह से एक ग्रेडियंट बनता है और उस ग्रेडियंट की वजह से एक कंटिन्यूस कॉलम बनता है जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी कि ऊपर से एक सक्शन बन रहा है जो नीचे से पानी को ऊपर खींच रहा है। ये हमेशा याद रखना, पानी जो मूव करता है वो मूव करता है फ्रॉम एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल, जो कि इस केस में क्या होगा, सॉइल, क्योंकि हमने मिट्टी में पानी दिया है तो मिट्टी में पानी की अधिकता है, यानी कि वहाँ पे हायर वाटर पोटेंशियल है। अब वहाँ से पानी किधर की तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, जो कि एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी कम है जबकि मिट्टी में हमने जो पानी दिया है वो ज़्यादा है। तो मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करके ट्रांसपिरेशन से वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है, यहाँ पे पानी कम होता है। जिधर पानी ज़्यादा है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होता है, जिधर पानी कम है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होता है। और पानी का मूवमेंट हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि जिस तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा, और जिस तरफ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई होगा। तो पानी हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ। यानी कि जहाँ पे नमक की अधिकता होगी पानी हमेशा उधर की तरफ मूव करेगा। आगे बात करें तो पानी हमेशा स्पॉन्टेनियसली, यानी कि अपने आप मूव करता है फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू अ एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। अब पानी के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके की फोर्सेस आती हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होती है पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली कोहेसिव फोर्स, और एक होती है पानी के मॉलिक्यूल और जो जाइलम वेसिल है या जाइलम ट्रेचीड है। देखो, दो तरीके के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम में मेनली सैप का जो फ्लो है वो होता है, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम से होता है। लेकिन जब हम वाटर के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वो जाइलम के जरिए होता है। जाइलम में भी दो होते हैं, जैसे जाइलम ट्रेचीड और जाइलम वेसल, इनके जरिए पानी का ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो जाइलम की वॉल है उसके साथ में जो पानी का मॉलिक्यूल है वो चिपका हुआ रहता है बाय द हेल्प ऑफ एडहेसिव फोर्सेस, और दो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगती है। कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला रूट प्रेशर, और इसके अलावा जो कैपिलरी का इफेक्ट है, ये चार चीज़ें मेंटेन करती हैं पूरे के पूरे ट्रांसपिरेशन पुल के कंटिन्यूस कॉलम को। ये ध्यान रखना। तो कोहेसिव फोर्स, जैसा मैंने बताया, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और एडहेसिव फोर्स जो है पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम की जो वॉल है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। अब जाइलम की वॉल जो है वो सेल्यूलोज और लिग्निन की बनी हुई है, और ये चीज़ें हाइड्रोफिलिक होती हैं जो पानी के प्रति अट्रैक्टिव होती हैं।
जो सपोर्ट कर रही हैं वाटर कॉलम को अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये 4 चीज़ें जो ट्रांसपिरेशन पूल का कंटिन्यूस कॉलम बन रहा है नीचे से ऊपर, उसको मेंटेन कर रही हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? रूट प्रेशर है, कैपिलरी इफेक्ट है, इसके अलावा कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्सेस। अच्छा, रूट हेयर क्या है? जो सबसे बाहर की लेयर होती है रूट की, एपिडर्मिस जिसे हम बोल रहे हैं, उसमें से कुछ सेल्स जो हैं आगे एक्सटेंड होकर के बहुत ही पतले पतले हायर सरफेस एरिया के साथ रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि रूट हेयर कुछ नहीं है, वो एक्सटेंशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, और कुछ एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। इससे क्या होता है? पानी के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाता है। अब याद रखना, मिट्टी में पानी 3 तरीके का होता है। एक होता है जो पानी की पतली फिल्म जो सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर नहीं है। एक होता है ग्रेविटी वाटर, जो पानी हमने दिया ग्रेविटी की एक्शन में सारा नीचे चला गया। ये भी प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर नहीं है। फिर अवेलेबल वाटर कौन सा है? कैपिलरी वाटर, जो स्मॉल पोर्स में हेल्ड हुआ रखा है बाय सरफेस टेंशन। यही कैपिलरी वाटर रूट हेयर के जरिए प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रूट हेयर है, इस रूट हेयर के अंदर सबसे पहले ये करता क्या है रूट हेयर? क्योंकि हमें पता है कि ये एपिडर्मल जो सेल है उसका एक्सटेंशन है, और हमें ये भी पता है कि प्लांट सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है वो वैक्यूल होता है। और हमें ये भी पता है कि वैक्यूल के अंदर जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये रूट हेयर करता क्या है? एटीपी का इस्तेमाल करके मिट्टी में जो भी मिनरल और आयंस वगैरह रहते हैं उन्हें अपने रूट हेयर के जो अंदर वैक्यूल मौजूद है उस वैक्यूल के अंदर डालना शुरू कर देता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जब कंसंट्रेशन रूट हेयर के अंदर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन बढ़ी है तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो पानी आपका कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। यानी कि बाहर से रूट हेयर के अंदर पानी की एंट्री स्टार्ट होती है, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है और वाटर पोटेंशियल कम हो गया है। जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हाई कंसंट्रेशन जो है आयंस की इनसाइड द रूट सेल वाटर पोटेंशियल को रिड्यूस कर देती है। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल कम होना ही था। तो पानी नेचुरली ऑस्मोसिस को फॉलो करता है, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है पानी। मूविंग अक्रॉस द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि चीज़ें एक साथ एक तरफ मूव कर सकती हैं। ये ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ मूव करके रैंडमली चली जाएगी, सेमी परमिएबल है। ये ध्यान रखना, पानी एक बार अंदर मूव कर जाएगा फिर वो बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा एक बार पानी जब रूट हेयर के अंदर आ गया फिर वो आगे मूव करता है, या तो सेल वॉल टू सेल वॉल जिसे हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, या फिर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जिसे हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या है कि दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। दो नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो पानी दो तरीके से मूव करता है, एक तो सेल वॉल टू सेल वॉल जिसे हम बोल रहे हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, और एक मूव करता है साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जिसे हम बोल रहे हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। जैसा एपोप्लास्टिक में मैंने बताया कि वाटर मूव करता है थ्रू द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ रूट, स्पेशली पोरस मैशवर्क ऑफ सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है। जबकि सिम्प्लास्टिक में क्या है, जो पानी मूव कर रहा है वो साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है, क्योंकि दो नेबरिंग सेल आपस में कनेक्टेड है बाय द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग चैनल जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम भी बना हुआ है, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप देख रहे हो सेल वॉल टू सेल वॉल जा रहा है, और जो आप साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म देख रहे हो दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब होता कुछ यूँ है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो तो ऑस्मोसिस की वजह से ही है, यानी कि हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। लेकिन जो सेल वॉल टू सेल वॉल पानी जा रहा है यानी कि एपोप्लास्टिक पाथवे में, वो याद रखना ऑस्मोसिस नहीं है इसमें। सेल वॉल टू सेल वॉल पानी के मूवमेंट में ऑस्मोसिस नहीं है, वो सेल वॉल अपने आप में ही फ्रीली परमिएबल होती है पानी के लिए। इस वजह से टॉक्सिन्स वगैरह और दूसरी अनवांटेड चीज़ें भी इसके साथ मूव करके आ रही हैं, जो चीज़ें आगे अभी फिल्टर आउट हो जाएंगी। अब होता क्या है, मूव करता गया पानी एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करता हुआ एंडोडर्मिस तक आ गए। एंडोडर्मिस में होती है, अब एंडोडर्मिस जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है रूट कॉर्टेक्स की। रूट कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है।
अब यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर प्रूफ बैरियर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस के आगे पानी केवल साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म ही जा सकता है, सेल वॉल टू सेल वॉल नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है सुबेरिन की बनी हुई, जो कि एक वाटर प्रूफ बैरियर है, पानी को आगे जाने नहीं देगा। तो जो भी एपोप्लास्टिक पाथवे को फॉलो करता हुआ पानी आगे आ रहा था, अब वो सीधे सिम्प्लास्टिक पाथवे को ज्वाइन कर लेगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो ब्लॉक करती हैं एपोप्लास्टिक रूट को। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है वो ब्लॉक करेगी एपोप्लास्टिक रूट को और फोर्स करेगी कि सारा का सारा पानी और सॉल्यूट जो भी थे अब वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो करके सीधे सीधे साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव करें। अब क्योंकि सेल मेम्ब्रेन हमें पहले से पता है कि वो सेमी परमिएबल है, और सेल वॉल टू सेल वॉल जो भी पानी मूव कर रहा था उसके साथ टॉक्सिन्स वगैरह और बाकी अनवांटेड चीज़ें भी आ रही थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेमी परमिएबल है तो टॉक्सिन वगैरह अब यहीं रुक जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके केवल पानी और डिजायर्ड एलिमेंट्स ही आएंगे, और वो चीज़ें फिर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो टॉक्सिन्स वगैरह है वो यहीं के ही फिल्टर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पानी सीधा सीधा बिल्कुल सेंटर में आ चुका है वस्कुलर सिस्टम के पास में। वस्कुलर सिस्टम में हमें पता है जो जाइलम वेसल और जाइलम ट्रेचीड है वो वाटर कंडक्शन का यहाँ पे काम करेंगे। अब होता यहाँ पे ये है कि जाइलम में रूट जाइलम में आयन अकोमुलेशन की वजह से पानी अंदर एंट्री हुई। पानी की जाइलम में जो एंट्री हो रही है वो याद रखना यहाँ पे, क्योंकि जाइलम के अंदर जहाँ पे पानी की एंट्री हो रही है उधर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वाटर पोटेंशियल कम था, तो पानी जो है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ आ गया। बस अब जो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो नीचे से पानी ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। लेकिन जो एक्चुअल मूवमेंट है पानी का यहाँ पे प्रॉपर ऊपर तक जो हो रहा है वो हो रहा है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, ये ध्यान रखना है। अब रूट प्रेशर जो है ये छोटे जो ग्रासेस वगैरह होती हैं उनके लिए तो ठीक है कि कुछ ही मिलीमीटर्स तक पानी ऊपर पहुंचाना है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि आपने सुबह के वक्त में देखा होगा कि घासों के ऊपर ओस जमा हो जाती है, यानी कि वाटर की ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं। वो होता क्या है, उसे हम बोलते हैं गटेशन। होता यह है रूट प्रेशर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जो रूट की टिप है वहाँ पे पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो लगातार इकट्ठे होते रहते हैं, तो इस तरीके से आपको उसकी बूंदें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये इस तरीके से जो है ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती हैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर लीफ की एजेस पर। इसे बोलते हैं हम गटेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट बाय रूट प्रेशर इज नोन एज गटेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसका रीज़न होता है रूट प्रेशर। जैसा मैंने बताया कि कंटिन्यूस चैनल या कंटिन्यूस कॉलम जो पानी का मेंटेन होता है ट्रांसपिरेशन पुल में, उसमें 4 चीज़ें जिम्मेदार हैं। कोहेसिव फोर्स जो पानी के 2 मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है, पानी के मॉलिक्यूल और जो जाइलम की वॉल है उसके बीच में लगने वाली एडहेसिव फोर्स, इसके अलावा नीचे से ऊपर लगने वाला प्रेशर जिसे हम रूट प्रेशर बोल रहे हैं, और एक कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो आपने अगर देखा होगा कि आप कोई ग्लास है वो खाली होना चाहिए और उसे नीचे आप क्या करो, डालो पानी में, किसी भगोने में डालो, तो उसके अंदर पानी राइज करता है। जितना आप ग्लास का डायमीटर कम करोगे या ट्यूब का डायमीटर कम करोगे, पानी उतना ही ऊपर तक राइज करेगा। इसे बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। देखो इसे ऐसे समझो, ये यहाँ पे दे रखा है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ये टेस्ट ट्यूब का डायमीटर पहले ज़्यादा था, पानी में हमने इसे उल्टा और यहाँ पे देखो पानी ज़्यादा हाइट तक राइज नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो जैसे ही हमने इसका डायमीटर कम किया, पानी काफ़ी ऊपर तक राइज करने लगा। इसके कंपैरिजन में डायमीटर और कम किया, पानी और ऊपर राइज कर रहा है। तो ट्यूब का डायमीटर, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर जितना कम होगा पानी उतना ही ऊपर तुरंत भागेगा। इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अब यहाँ पे है क्या, देखो जो एक्सट्रीम नैरो डायमीटर है। अच्छा, अब एक चीज़ और होती है, जब नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगती है तो जो पाइप होगा या जो ट्यूब होगी उसमें अंदर तो प्रेशर कम हो रहा है, जबकि बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ जो है प्रेशर लगता है। तो जो पाइप वगैरह होगा
उसका अंदर की तरफ मुड़ने के चांसेस रहते हैं। वो यहाँ पे भी हो सकता है कि जो जाइलम वेसल है उसमें जो कंटिन्यूस कॉलम बना है, ऊपर की तरफ सक्शन बन रहा है, पानी लगातार ऊपर जाना चाह रहा है, तो ये ब्रेक भी तो हो सकता है, अंदर की तरफ इस पर फोर्स लग रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा? इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे टफ बॉडी लिग्निन, क्योंकि ये जो इसकी बॉल बनी हुई है जाइलम वेसल्स की, ये टफ बॉडी लिग्निन की बनी हुई है। और ये जो लिग्निन है यही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा टफ मटेरियल है जो इसे कोलैप्स होने से बचाएगा अंदर की तरफ नेगेटिव प्रेशर की वजह से। इसके अलावा जो मैंने बताया कि जो एक्सट्रीम नैरो डायमीटर है, जाइलम वेसल बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, इनके इसी पतलेपन की वजह से, यानी कि ट्रेचीड और वेसल दोनों। अब यहाँ पे होता यह है, नेचुरली कैपिलरी रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है और पानी नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स होता है। तो ये चीज़ है मेनली। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी फ़ोटोज़ भी लगा रखी हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पत्ते में से जो स्टोमेटा है उससे लगातार धूप की वजह से ट्रांसपिरेशन से पानी का जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का लगातार लॉस हो रहा है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और इसी की वजह से वो जो कंटिन्यूस कॉलम है वो बिल्डअप होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस और पानी के मॉलिक्यूल और जाइलम की वॉल के बीच में एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायग्राम दे रखा है एक एपिडर्मल अपेंडेज का। ये जो सेल है ये आपका एपिडर्मल सेल है। कुछ एपिडर्मल सेल एक्सटेंड होकर रूट हेयर की फॉर्मेशन करते हैं जैसे इस सेल के केस में, और उसके बाद में एक्टिवली बाहर से आयन को मूव करवाते हैं एटीपी का इस्तेमाल करके वैक्यूल के अंदर, जिसमें एटीपी का खर्चा आता है, और फिर जो है पैसिवली वाटर का मूवमेंट होगा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। इसके अलावा ये मैंने डायग्राम आपको दिखाई दिया प्लाज्मोडेस्माटा का। ये देखो ये इस तरीके से जो है लगातार पानी ऊपर मूव करता जा रहा है। जो ग्रेडियंट बना है वो स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी वजह से ग्रेडियंट यहाँ पे डेवलप हुआ है, और कंटिन्यूस कॉलम में यहाँ पे एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस जिम्मेदार है। जैसे कि ये पानी का मॉलिक्यूल है और ये जो है जाइलम की वॉल है, तो इनके बीच में एडहेसिव फोर्स, और दो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है कोहेसिव फोर्स है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कंसंट्रेशन रूट हेयर के अंदर जो है हाई ऑलरेडी रहती है। अब यहाँ पे होता ये है कि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी का इस्तेमाल करके, अब यहाँ पे होगा ये जैसे कि मिट्टी में जो आयंस वगैरह हैं उन्हें एटीपी का इस्तेमाल करके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर वैक्यूल में पंप कर दिया जाता है, फिर पानी का मूवमेंट होता है जैसे मैंने बताया था। ये देखो ये गटेशन वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे देखो रूट हेयर में सबसे पहले एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल आयन का, उसके बाद अंदर कंसंट्रेशन बढ़ी तो पानी जो है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ आ गया, यानी कि रूट के अंदर आ गया। उसके बाद में एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करेगा, फिर जाइलम में मूव करेगा नीचे से ऊपर। जाइलम में उसने मूव करा था क्योंकि जाइलम के अंदर मिनरल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी जहाँ पे पानी की एंट्री हुई थी, तो वहाँ पे पानी की एंट्री होती है। पानी का लेवल नीचे, पानी जैसे जैसे नीचे मूव मतलब नीचे इकट्ठा हो रहा है जाइलम में, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स पड़ती है जिसे हम बोलते हैं रूट प्रेशर। मेन मूवमेंट ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से है, ग्रेडियंट डेवलप हुआ है स्टोमेटा में, और लगातार जो स्टोमेटा से पानी जो है वो लगातार लॉस होता रहता है। पानी का यूटिलाइजेशन तो प्लांट के द्वारा अपने मेटाबॉलिज्म में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ज़्यादातर पानी तो लगभग जो है काफ़ी सारा पानी तो ट्रांसपिरेशन से ही ख़त्म हो जाता है। ये ट्रेचीड और वेसल के डायग्राम यहाँ पे बना के दे रखे हैं। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ट्रेचीड और वेसल के डायग्राम है। ये देखो ये वेसल है, ये ट्रेचीड है। तो वाटर का मैं आपको एक बार आसान शब्दों में बता देता हूँ किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। पानी का ट्रांसपोर्ट किसी भी प्लांट में मेनली होता है ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। ट्रांसपिरेशन पुल के लिए जो ग्रेडियंट डेवलप हुआ वो पानी का जो लॉस स्टोमेटा की वजह से हो रहा है उसकी वजह से जो है ग्रेडियंट यहाँ पे बनता है। ये ग्रेडियंट जो है एक जो है कंटिन्यूस कॉलम जो है फॉर्म करता है। कंटिन्यूस कॉलम चार चीज़ों की वजह से ही मेंटेन रहता है।
एक होता है रूट प्रेशर, एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कैपिलरी इफेक्ट। इन 4 फैक्टर्स की वजह से पानी लगातार नीचे से ऊपर मूव करता रहता है। रूट हेयर जो एपिडर्मल अपेंडेज होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। सबसे पहले मिनरल आयन के एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बाद में कंसंट्रेशन रूट हेयर के वैक्यूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्योंकि रूट हेयर में कंसंट्रेशन हाई है तो पानी जो है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। फिर पानी जो है एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक पाथवे को फॉलो करेगा, लेकिन एंडोडर्मिस पर आकर के एपोप्लास्टिक पाथवे वापस सिम्प्लास्टिक पाथवे पे आ जाता है और पानी जो था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आता है। इस दौरान जो टॉक्सिन्स वगैरह थे सेल वॉल टू सेल वॉल जो मूव कर रहे थे वो वहीं रुक जाते हैं। उसके बाद में जो जाइलम वेसल था और ट्रेचीट थे उसमें कंसंट्रेशन हाई रहती है। पानी अलोंग द ग्रेडियंट मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वो जाइलम में आता है। उसके बाद में जो कंटिन्यूस कॉलम है उसी के साथ वो जुड़ जाता है और नीचे से ऊपर मूव करता है। तो इस तरीके से तो वाटर जो है उसका मूवमेंट चलता है। अच्छा, एक फूड का मूवमेंट भी होता है। जैसे मैंने बताया था कि एक तो होता है जाइलम कंडक्टिव टिश्यू में और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट के अंदर फॉर्मेशन होती है वो होती है ग्लूकोज की। वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स जहाँ पे फूड की फॉर्मेशन हुई और एक होता है सिंक जहाँ पे उस फूड को यूटिलाइज किया जाएगा। अब होता ये है, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं। सोर्स जो साइट है जहाँ पे फूड का प्रोडक्शन हुआ यानी कि ग्लूकोज बना, उसके बाद में उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज कन्वर्ट किया जाएगा। अब होगा ये कि फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग दोनों के टाइम पर एटीपी का इस्तेमाल होगा। और फ्लोएम लोडिंग में होगा क्या, सोर्स जो भी सोर्स सेल था यानी कि पत्ती वगैरह थी उससे सबसे पहले फ्लोएम में यानी कि फ्लोएम लोडिंग करी जाएगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्योंकि फ्लोएम में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जाइलम में कंसंट्रेशन कम है यानी कि जाइलम का वाटर पोटेंशियल हाई है तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी आ जाता है। अब फ्लोएम में पानी भी आ चुका है और सॉल्यूट उसमें था ही, तो अब ये मूव करता है फ्लोएम में अलोंग द ग्रेडियंट। और सिंक पर आकर के जहाँ पे एक्चुअल में इस चीज़ का यूटिलाइजेशन होना था सॉल्यूट्स का, वहाँ पर होगा क्या, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लोएम अनलोडिंग होगी। और क्योंकि फिर यहाँ पे सॉल्यूट तो बचा नहीं तो वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, जबकि जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम है तो पानी वापस से जाइलम में आ जाता है। और जाइलम में पानी का जो मूवमेंट है वो किसी ऑस्मोसिस की वजह से नहीं बल्कि जो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से कंटिन्यूस कॉलम बना हुआ है उसी की वजह से हो रहा है। फ्लोएम में मूवमेंट हमारा ग्रेडियंट के अलोंग रहेगा। जैसे कि इस वाले कॉलम में जो सॉल्यूट है अलोंग विद वाटर उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है हाई है जबकि यहाँ पे नहीं है तो अलोंग द ग्रेडियंट आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये होता है फूड ट्रांसपोर्ट की। खैर हम बाद में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया।